हम मैनाचल को समझेंगे, उससे पहले हमने गोदान को समझ लिया, कहानियां समझ ली, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आधार लेके चले हैं। अब थोड़ा इस उपन्यास को समझने से पहले हम उपन्यासों के जो एक क्राइटेरिया होते हैं, कितने तरीके से उपन्यास लिखे जा सकते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी जो आप गोदान देख रहे थे, तो वो गोदान जो समसामयिक समस्या थी, उस समस्या पर या फिर समकालीन समस्या पर, जिसको आप सामाजिक यथार्थ बोल दो, तो सामाजिक यथार्थ पर लिखा गया उपन्यास था। और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे नाम दे दिया जाता है उपदेशात्मक उपन्यास, पर वो कसौटियाँ हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि उपन्यास बटे कैसे होते हैं। तो एक तो हम समझ गए सामाजिक यथार्थ पर लिखा गया उपन्यास, जो गोदान हमें देखने को मिलता है, या फिर ठीक है गोदान वाले। उसके बाद एक एरिया आता है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास मतलब उपन्यास तो मान का होगा, लेकिन उसमें जो कथा वस्तु होगी, जो धार होगा, वो इतिहास को लिया जाएगा। जैसे आप दिव्या यशपाल का दिव्या देख सकते हैं, या फिर चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर बधू जैसे उपन्यास देख सकते हैं। मतलब इसमें मनोरंजन के तत्व भी होंगे, पर पुरानी समस्याओं को या फिर इतिहास बोध को खारिज करते हुए विचारधारा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उसी लेकिन अगले सर क्रम में। हाँ, लेकिन सर ज्यादातर इतिहास बताओ। ज्यादातर उपन्यास को इतिहास के आधार पर ही देखा जाता है ना। जैसे गोदान को सर देख सकते हैं, इतिहास के आधार पर कह सकते हैं ना। देखो गोदान में जो समाज की स्थिति, देखो ऐतिहासिक का मेरा मतलब ये है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास, जिसमें बहुत पुरानी घटनाएं, जैसे राजा महाराजा को जोड़ देना हो, जोड़ दो, कोई दर्शन जोड़ दो, पुराना थोड़ा कल्पना के सहारे जो पुरानी चीजें घटी थी। जैसे नाटक में चले जाओ, स्कंदगुप्त ले लो, चंद्रगुप्त ले लो, उपन्यास में आ जाओ वैशाली की नगर बधू। मतलब वो ऐसा नहीं कि इतिहास मतलब 100 साल पहले लिखा गया तो वो इतिहास हो जाएगा। इतिहास मतलब उसका आधार ऐतिहासिक पौराणिक कथा वस्तु पर हो जाएगा। जैसे एक आध उपन्यास आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनमें भगवान का संदर्भ लिया गया, उससे बातें क्लियर की गई, उससे बातें समझाई गई। आंचलिक उपन्यास में क्या है कि अब स्थानीयता इंपॉर्टेंट हो जाएगी, स्थानीयता और स्थानिकता, और यही आंतरिकता अतिक्रमण करके सार्वभौमिक रूप ले लेगा। इसको आप एक आधार में समझो, आप एक आधार में समझो। तो जब बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत बड़ी बातों को साफ साफ क्लियर क्लियर बता दिया जाए, तो वहां पे आंचलिक उपन्यास की कसौटी बन जाती है। तो हमने सामाजिक आर्थिक उपन्यास समझा, यथार्थ ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास समझा, और आज हमें समझना है आंचलिक उपन्यास। उसके अलावा भी एक नया उपन्यास लेखन का दौर आया। इस नए उपन्यास लेखन में नए तरह की यौन चेतना है। जैसे महानगरीय सभ्यता से आप जुड़ जाओगे, यौन चेतना के उपन्यास लिखे जाने लगेंगे, समकालीन उपन्यास हो जाएंगे, महिला लेखन पर उपन्यास हो जाएंगे, उत्तर आधुनिकता पर उपन्यास हो जाएंगे, मनुष्य के बिखराव पर उपन्यास हो जाएंगे, प्रेम संबंधों में उपन्यास हो जाएंगे। तो ये नए तरीके का उपन्यास या फिर नए तरह से उपन्यास का लिखा जाना, इसको हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको हम बाद में। और एक उपन्यास का और अ, आयाम है जिसमें राजनीतिक उपन्यास, जो मनु भंडारी का पढ़ेंगे। तो हमको तीन तरह समझना है। कौन कौन सा? आंशिक उपन्यास समझना है, जो कि आज समझेंगे। कल हमें ऐतिहासिक उपन्यास समझना है, तो कल की बात कल पे छोड़ते हैं, और परसों राजनीतिक उपन्यास को देखेंगे। राजनीतिक उपन्यास होता कैसा है, हम आकार के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे उपन्यास की, कौन सा उपन्यास बड़ा है कौन सा उपन्यास छोटा है। हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे कि समय के हिसाब से उपन्यास अगर बढ़ रहे हैं तो 1939 में कैसा लिखा गया, 1961 में कौन सा उपन्यास लिखा गया कैसा लिखा गया, और 1979 में लिखा गया तो कैसा लिखा गया। तो इसलिए चिलिक उपन्यास को पहले समझते हैं, इसकी कसौटियां क्या होती है। और अगर हम कसौटियां क्लियर कर गए, तो हम बहुत सारी चीजें कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बात बोली
कि बहुत बड़ी बात बहुत छोटे क्षेत्र में या फिर बहुत छोटे एरिया में अगर बता दी जाए, समझा दी जाए, तो आंचलिक उपन्यास की कसौटियों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होगी, तो वो होगी भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता मतलब समझो, मैलांचल ले लो। मैलांचल में एक कोसी नदी है। कोसी नदी के कारण गड्ढे में पानी भर गया है। गड्ढे में पानी भरने के कारण जो मलेरिया है वो हमें फैला हुआ है। मलेरिया के कारण जो मेरी है, तो मेरी बीमार हो जाती है और मेरी के कारण नाम पड़ जाता है मेरीगंज। तो सारी स्थितियां और मेरीगंज में ही सारी घटनाएं होते हुए दिखती है। मतलब एक क्षेत्र उसकी भौगोलिक दशा के कारण या फिर उसके बाग बगीचे जैसे प्राकृतिक परिवेश है, उसके कारण कैसा बन पा रहा है, ये चीजें बताई गई हैं। अगर मानो कि वो गांव का थोड़ा विकास हुआ होता, तो शायद वहां पे थोड़ी घटनाएं या फिर थोड़ी जो विद्रूपताएं हैं, तो कम देखने को मिलती। ठीक है, इतना समझ पा। हाँ सर, लेकिन सर आपने कहा कि आंचलिक उपन्यास देख सकते हैं, फिर अलग अलग उपन्यास के बताया कि कैसे कैसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सर तो नारी चेतना की भी बात होती है, सामाजिक इसमें भी है, भौगोलिक इसमें भी है, तो सर तो देख, राजनीतिक राजनीतिक के आधार पर भी देख सकते हैं, तो सर कैसे अलग। सब 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 आधार देख सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रयोजन समझा करो कि रचनाकार का प्रयोजन क्या है। रचनाकार आंचलिक उपन्यास लिखता है, पर उसका प्रयोजन ये दिखाना है कि तुम भले स्वाधीनता स्वाधीनता की बात करो, लेकिन गांव वाले भी उस स्वाधीनता से दूर नहीं रहे हैं, उस राजनीति से दूर नहीं है रहे हैं, उस समाजवादी स्थिति से दूर नहीं रहे हैं। तो जितना अधिकार तुम शहरी लोग मानते हो कि हमने देश को आजादी दिलाई है, भारत माता के मैलेपन को दूर करने का प्रयास किया है, तो उतना ही हमने भी प्रयास किया है। मैं आंचलिकता की कसौटी में ही हूँ, फिर भी मैं राजनीतिक आधार भी दिखाऊंगा कि गांव वालों को गांधी महात्मा गांधी की वो बड़ी फिलॉसफी भले ना बोल पाए, पर हिंसावाद जिसको कम से कम वो समझ रहे हैं। शब्दों के मामलों में बड़े गड़बड़ हो जाए, पर भाव के मामलों में वो मजबूत ही है। वो जो आधार दिखाना था, वो आधार ही इस आंचलिक उपन्यास को आंचलिक राष्ट्रीय आंचलिक चेतना का उपन्यास बनाता है, जो आपका सवाल है। ठीक है, समझे? उसकी बात हम धीरे धीरे आगे करते हैं। समझ इसमें रहे हो? सर ये भी, हाँ सर समझ गया, इसमें सर यही बताया कि एक जो अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने बताया है, तो वो अब टूट गई है, अब अहिंसा अब विवाद में बदल चुकी है, और आंचलिक हाँ, उपन्यास वो सब इसलिए। तो अलग है। वो सब तो अलग है। मेन बताने का ये मैटर है कि आंचलिकता को अगर आप राष्ट्रीय स्तर तक देख पाते हो, आंचलिकता का मतलब यही है कि एक सीमित क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र के दायरे को विस्तृत तरीके से बताया जाना या समझाया जाना। लेकिन वो सीमित दायरा सीमित रहते हुए अगर विस्तृत हो पा रहा है, तो इन्हीं कारणों से कि उसकी जो उद्देश्य, लेखक की दृष्टि है कि वो उसी राज्य में जन्म था। जैसे आप जो खोलोगे, किताब खोलोगे फणीश्वर नाथ रेणु का मैं आंचल, तो उसको देखोगे, तो हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 50 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति। और इसका और इनका बचपन भी ऐसा ही रहा। बचपन में जब ये पैदा हुए, तो कोई फड़ी बोलते थे, कोई फड़ीश्वर बोलते थे, कोई फड़ेश्वर बोलते थे। इनकी दादी ने इनका नाम रेणु रखा। रेणुआ। रेणुआ का मतलब होता है कि जो ऋण से पैदा हो, मतलब कि उसको पैदा होने के लिए ऋण की जरूरत हो। और शायद वो बाद में तो उनका नाम यही था, फणीश्वर नाथ मंडल, लेकिन उन्होंने अपना नाम रेणु शायद इसके प्रयोग में ले लिया कि वो शायद ऋण समझते थे कि मेरा इस समाज के लिए या फिर इस देश के लिए एक ऋण बचता है, या फिर मेरा इस आंचलिकता के लिए एक ऋण बचता है, जिस ऋण को मैं इस मैला आंचल, परती पर कथा, पलटू बाबू रोड, धीर तपा जुलूस, कितने चौराहे आदि जैसे आंचलिक उपन्यास लिख के सामने लाऊंगा, तो शायद ये ऋण किसी भी तरह से
इसे निपटारा हो पाए। तो ये होता है आंचलिक उपन्यास हाँ, कि कैसे एक लेखक सोच रहा है, कैसे उस लेखक का नाम पढ़ा और सिर्फ नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा, ज़रूरी नहीं था नाम का बताना। लेकिन जब आप समझ पाओगे कि लेखक की मानसिकता क्या होती है और उसी मानसिकता को वो आगे भले वो कम शब्दों में लिखता है, लेकिन वो कम शब्द नहीं है। जैसे इसको पढ़ता हूँ, काफ़ी ज़रूरी बात है। यह है मेरा आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, स्थान है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पीछे पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया। तो जब देखो आप ये बोल तो रहे हैं एक गांव और एक गांव बोल रहे हैं, मतलब आंचलिकता की सीमा है। लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक, तो अब जो ये मेरीगंज है, ये जो पूर्णिया है बिहार राज्य का एक जिला, इसको ही आधार लेकर आप भारत के किसी भी गांव पर जा सकते हो। चाहे आप दक्षिण में जाओ, चाहे आप पूरब में जाओ, या फिर चाहे आप जहां पे जाओ, वो उन सब का आधार बन के आता है। और इसमें क्या क्या है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया हूँ। और आंचलिकता की सबसे बड़ी यही परिभाषा है कि खेत की हरियाली भी उसमें दिखेगी और खेत में जो कीचड़ है वो भी दिखने वाला है। खेत में या फिर जो बाग में फूल लगे हैं तो उन फूलों के सुंदरताएं या फिर गुलाब भी दिखने वाली हैं, और फूल में जो कांटे हैं वो भी दिखने वाले हैं। इसकी सुंदरता कुरूपता कहीं से रुक नहीं पाओगे। आप अगर सामाजिक यथार्थ की कहानियां लिखोगे तो होता है आप केवल बुराई बुराई लिख दो, या हो सकता है आप केवल अच्छाई अच्छी दो। और बहुत मुश्किल से होता है हाँ, लेखक अच्छाई बुराई दोनों लिखे। लेकिन जब आंचलिकता की बात आती है तो फिर उपन्यासकार, रचनाकार, चाहे नागार्जुन हो, रानी मासूम रजा हो, उदय शंकर भट्ट हो, कोई फिर इस अधूरेपन में उस आंचलिकता को दिखा ही नहीं सकता। अगर आप एक ऐसे गांव का वर्णन करो जिसमें सिर्फ सुंदरता है, तो ऐसा कोई गांव है ही नहीं। अगर वहां पे सुंदरता है तो प्रकृति उसको बराबर हिस्से में कीचड़ भी देता है उसको। अगर कहीं पे सूल है तो वहां पे गुलाब भी देता है। तो सारी चीजें यही रेणु बोलते हैं, मैं उपन्यास लिखने के लिए कहीं से भी दामन बचाकर नहीं निकल पाया हूँ। और ये बात क्यों होती है, कहीं से वो दामन बचाकर क्यों नहीं निकल पाए? तो ये आप जब अपने उत्तर में बताने जाओगे तो इसका मतलब यही है ज्ञान, जिसका प्रयोजन ये है कि एक गांव को इतना विशेष बना दिया जाए कि उसकी आप बुरी चीजें देखो और वो बुरी चीज आप मानते भी हो कि हाँ है, लेकिन अच्छा उसकी आपको दिखने लगे बुराइयों के साथ साथ। तो ये कहना है इनका। आगे, कथा की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। मतलब उनका साफ मानना है कि मैंने जो भी किया, मुझे कहीं पे भी महसूस नहीं होती कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। अब थोड़ी कसौटियां और समझते हैं जो हमारे आंसर लिखने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो भौगोलिकता तो हम समझ गए, और साथ ही साथ हम ये भी देख गए कि भौगोलिकता सीमित क्यों नहीं रह पाती आंचलिक इस मैना आंचल में। बाकी उपन्यासों में बहुत जगह आप देखोगे, अगर आंचलिकता है तो भौगोलिक आधार पर सीमित रह जाएगी। लेकिन मैला आंचल में वो राष्ट्रीय स्तर तक आंचलिकता कैसे पहुंचती है? इसका कारण यही है कि वो कहीं से भी दामन चुरा कर नहीं बचते और वो प्रतीक के रूप में दूसरे गांवों को देखते हैं। और कसौटियां क्या है, जब आंचलिकता होगा तो शिल्प भी बेहतर होना चाहिए, आंचलिक आधार पर शिल्प होना चाहिए। तो भाषा और बोली का प्रयोग, जैसे लोक भाषा हो, मुहावरे हो, कहावत, और जो पुरानी रूढ़ियों से निकलकर कहावतें आई हैं, जैसे जो स्त्री है ये दवा दारू बिना ही ठीक हो जाती है, ऐसा कहना हो, या फिर कुछ और भी कहना हो कि जो डॉक्टर लोग हैं यही बीमारी फैलाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग
भाषाएं, मुहावरे, कहावतें, बोलचाल का स्वाभाविक रूप कि भैंस चरमन बाबू, वाइस चेयरमैन को भैंस चरमन कहना, तो व्यवहारिक रूप में दिखता है कि हाँ, सम कंडीशन दिखती है, कुछ कंडीशनें तो हमें साफ महसूस होती हैं। आधार भाषा के स्तर पर भी उसको संचलित बनाए ही रखेगा, उसको दूर न करेगा। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि क्या आपको लगता है मैला आंचल में जो भाषा है, मैला आंचल, क्या वो उद्देश्य से उपन्यास को दूर ले जाती हो या करीब पहुंचाती है? तो इस पर विचार करने की बात है और हम करेंगे भी। और इसमें मोस्टली जहां तक मुझे दिखता है, भोजपुरी है, मैथिली भी है, और कहीं कहीं अंगिका की लोक बोलियां भी समझ आती है। लोक जीवन के जैसे त्योहार हो गए, मेले हो गए, गीत संगीत हो गए, लोक कथाएं हो गई, अंधविश्वास, लोकाचार, तो ये सारी चीजें आंचलिकता के क्या बोल सकते हैं, गुलाब भी हैं। और जो अंधविश्वास, लोकाचार है, तो ये सूल भी हैं या फिर ये कांटे भी हैं। तो ये हम समझ रहे हैं, लोक जीवन और लोक संस्कृति का प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से होता है, वही जनजीवन की सांस रहती है। आप समझो, जनजीवन की सांस, मैं लोकाचार और रूढ़ियों को भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि सांस अक्सर ली जरूर जाती है, लेकिन आप बिल्कुल फिल्टर वाली सांसें तो नहीं ले सकते हो, बिल्कुल 100% ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लिया जाए। अगर केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लोगे तो भी वो समस्या की ही बात है। इसलिए उसमें जो लोकाचार मिला है, वही लोक जीवन का सांस की तरह है, जीवन के लिए एक जीवनी की तरह है, जीवन की भरता है। और क्या चीजें हम समझ सकते हैं, स्थानीय चरित्र जो होंगे, स्थानीय चरित्र मतलब ये नहीं कि जो बाहर से आए हैं, जो गांव में रहते हैं, जैसे भैंस चरमन बाबू, वाइस चेयरमैन चेयरमैन बोल लो, चंपा बोल लो, या फिर काली चरण बोल लो, या फिर महन साहब, या फिर जो भी है, तो वो सारे कैरेक्टर जो गांव के आते हैं। बाहर का कैरेक्टर जैसे जो डॉक्टर प्रशांत है, तो जरूर विशेष बनता है लास्ट लास्ट तक, लेकिन गांव के कैरेक्टरों की प्रधानता जुड़ी रहती है जो उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। या फिर अगर डॉक्टर प्रशांत अंत में उस मिट्टी से जुड़ जाते हैं, इसका मतलब यही है कि हर इंसान किसी ना किसी गांव की मिट्टी से जुड़ा होता है, और वो किसी भी गांव को अपना ही गांव समझने लगता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हालांकि इस चीज को दुर्लभ यथार्थ माना गया है, तो बड़ी मुश्किल से दिखता है, बट एट द एंड आप उस चीज को नहीं देखते हो या फिर नहीं देख सकते। तो ये चीजें हैं। और आखिरी चीज, अब आंचलिकता है, मतलब गांव है। अब गांव है तो बिल्कुल कह दो कि वो देश से अलग हो जाए, जैसे आप पूछा ही, तो आप तो बोल रहे हो कि आंचलिक होगा, मतलब सीमित क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र होगा। पर इसका आधार राजनीति से क्यों जुड़ जाता है? इसका जो दूसरा खंड है, इसमें 21 पार्ट है या फिर 21 भाग बोल लो, तो ये राजनीति के संदर्भ से क्यों जुड़ता है? वो संक्रमण काल का दौर था, और उस संक्रमण काल के दौर में सिर्फ आंदोलन बुद्धिजीवी वर्ग का या फिर कांग्रेस का या फिर और नेतृत्वकर्ता का नहीं था। अब ये आंदोलन गांव का भी था, और किसानों का भी आंदोलन था, या फिर जो जनजातियां थी उनका भी आंदोलन था। तो जब आंदोलन सबका है, तो आंचलिकता किसी एक तक सीमित रहने वाली नहीं है। तो यही आंचलिकता की कसौटियां हैं, जिसमें लास्टली जो बचेगा या फिर लास्टली जो बनेगा, तो संपूर्ण स्थितियां गांव को ही सर्वश्रेष्ठ बनाने। और गांव सिर्फ मेरीगंज नहीं, गांव सार्वभौमिक गांव, पूरे भारत के गांव का अगर प्रतिनिधित्व करता है, तो पूरे गांवों का प्रतिनिधित्व, जहाँ पे भाषा, विचार, बोलियां, समग्र चित्रण, तटस्थ चित्रण, पात्र, घटनाएं, अंचल का नायक, और सब मिलके जो नायक बनाते हैं, या फिर नायिका बोल लो, अक्सर हम नायिका बोलते हैं, हालांकि उपन्यास में नायक का जिक्र किया गया। तो जो नायक बनाते हैं, वो नायक मेरीगंज गांव ही या फिर भारत के मेरीगंज जैसे गांव ही बनते हैं। तो ये हमारे जो मैला आंचल है, इसका थोड़ा सा प्राकृतन संदर्भ मैंने समझा है। आप बस यहाँ पे कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ। एक चलेगा।
सर तो इसमें तो प्रकथन बहुत अच्छे से समझा है सर। लेकिन सर जैसे आपने बताया यहाँ पर फूल भी है, धूल भी है, कांटे भी है, फूल भी है, प्रकोप भी है, ऐसे सब दिखाई तो देते हैं। लेकिन इसमें मेन समस्या ये है कि जो गरीबी है और अंधविश्वास है, मेन समस्या ये होती है कि डॉक्टर बताते हैं कि मेन कारण समस्या ये दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि वो अहिंसा के माध्यम से अपने तो अथी करते हैं, लेकिन एक नया जो पात्र होता है उसको किसी पात्र ने दबाकर उसी दिन उसको मार दिया जाता है। क्योंकि वहां पर वो स्वतंत्रता का रूप दिखाई देता है कि वो अपने आप को मान विकसित करने का रूप दिखाई देता है। लेकिन क्या हम्म। ये समझ रहा हूँ आपकी बातें, बोलिए। वही सर ज्यादातर बोल दूंगा सर, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जैसे समझाते हो उससे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन पात्र के आधार पर सर पात्र का नाम नहीं है याद पड़ा था, लेकिन समझ में आता है कि मेन एक उद्देश्य मेन समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या कहना चाहता है। कि आज भी ठीक है। ऐसे भी छोटे जातियां जो है वो भी आज भी दिखाई देती है ऐसे ही कि अभी दबे हुए हैं। उनकी जो मानसिकता है अंधविश्वासों से भरी हुई है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, मानवता की कमी यहाँ पर भी दिखाई देती है। हाँ, तो वो सब तो प्रासंगिकता में हो गया। थोड़ा हम उपन्यास को और समझते हैं और थोड़ा जल्दी समझते हैं। उपन्यास एक महिलांचल है, शुरू होता है तो समझ आता है जो गांव की समस्या है। खंडेक में आप देखोगे तो थोड़ा खंडेक पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा संदर्भ समझ आता हूँ। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। म, मलेटरी ने बहरा चिथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। तो आपको शुरू शुरू अगर पहली बार पढ़ोगे समझ आएगा हो क्या रहा है वास्तव में, ये चीज क्या है। तो सबसे पहले तो आपका भाषा से परिचय किया जा रहा है कि आप उस भाषा में थोड़ी रोचकता लो। या तो हो सकता है कि आप बिल्कुल खिन्न हो जाओ कि कैसी भाषा है या क्या चीजें हैं, समझ नहीं है कि हाँ एक स्तर पर वो बहरा चिथरू हो गिरफ्त कर लिया है। लो, अब सारी स्थितियां हो गई तो लोबिन लॉ की बाल्टी क्यों खोल कर ले गए। उसका मतलब यही है कि बाल्टी से तो कोई मतलब था नहीं। पर जब होती है, पहली लाइन से ही समझो पूरा भाव, कि जब बातें ऐसी होती हैं कि किसी क्षेत्र को उतना अस्तित्व नहीं मिलता तो उसकी छोटी छोटी चीजें भी ऐसे ही मनमाने तरीके। आप बताओ कि लोबिन लाल ने कुछ गलती की हो, बहरा चित्रू ने कुछ गलती की हो, जो भी हुआ, परडी को ले जाना एक तरह से तो ये निरंकुशता है ना, या फिर ये अराजकता का सबूत है कि आप बिल्कुल ऐसी सरकार चला रहे हो या फिर आप ऐसे हो गए हो कि बिल्कुल कुछ भी किया जा सकता है। बाल्टी तक को आप नहीं छोड़ रहे हो, तो बाल्टी शायद इसलिए संदर्भ आया। आगे, यद्यपि 42 में जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठा कर ले गया। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। वही पुरानी बातें, एक बच्चा भी बच नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी नहीं खा सकता था, मलेटरी का पहरा था। मशहूरू के ससुर का भतीजा फौरबी साहब का खान सामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई है माँ काली, दुहाई बाबा लाल सिंह। तो जो माँ काली बाबा लड़ सिंह एक तरफ से यहाँ पे समझ आ गया कि लोक संस्कृति बची हुई। दूसरा, आप कहते होगे कि इस गांव पर कुछ नहीं था, लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ ऐसा है कि इसको जला दिया गया या फिर मछलियों की तरह भून दिया गया और ऐसा भूना गया कि कौवा तक भी नहीं खा सकता। तो इतनी आप बगैरत स्थिति करोगे या फिर और बड़ी दिक्कतें करोगे, फिर कहोगे कि गांव का कोई योगदान नहीं होता स्वाधीनता में, तो फिर तो बातें अलग हैं। तो सबसे पहले यही संदर्भ समझाने का प्रयास है कि आपने शहरों को जलते देखा होगा, आपने बड़े बड़े दंगे देखे होंगे, बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, लेकिन गांव की बातें गांव तक ही रह जाती हैं और गांव तक ही रुकी रह जाती हैं। तो ये बातें समझ आती हैं। कोई सवाल इसमें हो तो बताओ, नहीं तो फिर थोड़ा संदर्भ बताते हैं। ये संदर्भ बताइए सर, समझ में आ रहा है।
तो इतना चीज हुआ। अब आगे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाओ। 3 टोला है, इसमें राजपूत टोला, कायस्थ टोला, यादव टोला, और जो चौथा टोला है ब्राह्मण टोला, उसकी संख्या बिल्कुल सामान्य या फिर ना के बराबर है। तो उस चीज को आप देख सकते हो, जैसे भी देखना हो आपको। तो राजपूत टोला, सिपहिया टोली, रामकृपाल सिंह, शिव शक्कर सिंह, हरगौरी सिंह, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं। कायस्थ टोला, मलिक टोला, कैट टोला। यादव टोला में खिलाफन यादव, पुत्र जो है सकलदीप, कुकरू पुत्र, कायचरण। ब्राह्मण में ज्योतकी काका हैं, राम नारायण हैं जो गाना वाना बजाते हैं। तो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। एक तरफ से मैं ये संदर्भ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो स्थितियां बढ़ रही हैं, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो वही अब जातियां क्लियर करेंगी। कौन से आधार, कौन सी चीजों में, या फिर वही चीज टोले क्लियर करेंगे कि जो भी स्थिति होगी। अब गांव भी यहाँ पे बटा हुआ, और शायद अगर बटा हुआ ना होता तो मछलियों की तरह भूना ना गया होता। इसमें आप 100 बीघे के काश्तकार मालिक टोला में नाथ प्रसाद को समझ सकते हो। उनकी बेटी कमला है, नौकरानी सेबिया है, सुमिरत दास जो बेतार का तार है। बेतार का तार मतलब रेडियो जैसा, उसको नाम दिया गया, ये बेतार का तार है कि खबर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता रहता है। विवाह इन्होंने 4 पत्नियों से किया, और वो हैजा से, कोई मलेरिया से, कोई खांसी से, कैसे भी मर गई। माँ जो समझ आता है कि माँ के मरने के कारण शायद जो कमला है उतनी बेहतर नहीं रहती। अब देखो, सारी जो स्थितियां हैं, कोई हैजा से मर रहा है, कोई खांसी से, कोई लड़कों से मिलाप से, कोई कैसे भी मर रहा है। तो ये समझा रहा है कि एक भौगोलिक दशा गांव में किसी भी स्थिति को आगे ले जाने में मदद कर सकती है। अगर मलेरिया हो रहा है तो मलेरिया से डॉक्टर साहब प्रशांत आ रहे हैं, तो ये गांव की भौगोलिक दशा ही है। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं। और जो ब्राह्मण टोला ज्योतकी काका है, तो ब्राह्मणों को थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया, ज्योतकी काका को मेन करके, कि जो बातें होती हैं वो लोकाचार पर या फिर रूढ़ियों पर संदर्भ होती है, कि यही डॉक्टर लोग फैलाते हैं, क्या बोलते हैं, यही डॉक्टर लोग बीमारी फैलाते हैं। या फिर ये कहना कि जो जोरू होती है या फिर जो औरत होती है वो बिना दवा दारू के ठीक हो जाती है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, समझ आता है कि हाँ, अब सारी चीजें देखने को हमें मिलेंगी। आंचलिकता का आधार तो अभी हमने कसौटी बनाई ही कि आंचलिकता का आधार कैसा हो सकता है। थोड़ा राजनीतिक पार्टी को भी समझते हैं। राजनीतिक पार्टी अक्सर देखोगे, मैला आंचल में अगर कोई समझाता है तो राजनीतिकता को उतना गहरे से पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, या फिर बताने का प्रयास उसका नहीं होता। तो राजनीतिक दल बहुत तरह के हैं। जैसे एक कांग्रेस पार्टी है, एक सोशलिंग पार्टी है, उसको सोशल पार्टी मान लो, और एक आरएसएस है, जिसमें कांग्रेस में महात्मा गांधी है, मतलब लैंग्वेज में ही समझते हैं। महात्मा गांधी है, रजिंदर बाबू हैं, जवाहिर लाल है, और भी बहुत लोग हैं। सोशलिंग पार्टी है, उसमें अ, बामन दास है, जिसको बौना बोल दो, बौना समाज बोलता है तो बोलना कोई दिक्कत है। बाल देव एक तरह से, दो तरफ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पार्टी के लिए, कि पार्टी में भी बालदेव का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और दूसरा, बालदेव आते हैं तो गांव में भी वो महंत वगैरह बनते हैं, या फिर लक्ष्मी के साथ उनका संबंध बनता है। तो फिर समझ आता है कि हाँ, अब जो ये कथाएं हैं, होता है ना कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, कीचड़ भी है, खुशबू भी है। तो ये शायद कीचड़ को या तो उछालने का प्रयास है, या तो कीचड़ को हटाने का प्रयास है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तरकीबें लगाते रहते हैं। अगर इसमें पहले पार्ट में शायद 37 हिस्से हैं। एक सेकंड में बताता हूँ। पहले भाग में 44 हिस्से हैं, और दूसरे भाग में 23 हिस्से हैं। तो जब ये हिस्से मिला कर बनाई जा रही हैं, तो उसमें जो लेखक है, जितनी भी तरह से बताया जा सकता है, या फिर जितनी भी तरह से बताया जाना चाहिए, सारी चीजों को वो सामने रखता है। अब संथाल टोला में चाहे वो मठ हो, संथाल टोला एक तरह से आप समझो कि जैसे कोई गांव होता है। आप गांव में एक बात और है कि जैसे थोड़ा सा कबीर को लेके समझना, कि कबीर अक्सर जो धर्म है या फिर जो संप्रदाय वगैरह थे, कोई मान लो हिंदू धर्म हो गया, किसी भी धर्म से जुड़ना नहीं चाहते थे।
लेकिन कबीर का जो बीजक है, उसको के यहाँ पढ़ा जाता है या फिर उस मठ में पढ़ा जाता है, तो उनको भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया। वैसे ही गांधी जी के साथ भी है, जो अक्सर इन भौतिकतावादी विचारधाराओं से दूर रहना चाहते थे, लेकिन भौतिकता के साथ जोड़ दिया गया। तो ये आधार हालांकि मैला आंचल में जरूरी नहीं बनता, पर मैला आंचल को समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि जो बात सामने वाला विरोध कर रहा है, उसी से उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे बामन दास है, बामन दास चारित्रिक आधार पर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसको चारित्र पर लांछन लगाया जाता है या फिर खुद उसको समझ आता है। बालदेव है, अक्सर अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब एक पत्र आता है शायद जवाहिर लाल का, पत्र को फाड़ देता, तो मतलब चीजें समझ आती है कि जो होगा वो सिर्फ ऊपरी रूप हो सकता है, कि सामने से गुलाब है, भीतर से काटा है, या फिर बाहर से काटा है, भीतर से गुलाब हो सकता है। जैसे कालीचरण का आप स्वरूप देख लो। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप उपन्यास पढ़ोगे। तो ये आंचलिक उपन्यास एक एक शब्दों में गहराई लिए हुए हैं। मैं अभी समझा कि लोबिन लाल की बाल्टी को खोल ले जाना सिर्फ ये नहीं है कि बाल्टी खोल ले गए। इसका मतलब ये है कि मन चाही चीजें कर सकते हैं, जो उनके काम का भी नहीं है, वो भी अंग्रेज कर सकते हैं। या फिर जो कांग्रेस के हैं, जैसे अंत में बामन लाल के ऊपर से गाड़ी या फिर बैलगाड़ी चढ़ा दी जाती है, जिसको उसकी लाश को ना तो फिर पाकिस्तान स्वीकार करता, ना तो हिंदुस्तान स्वीकार करता। तो ये चीजें अगर हमको देखने को मिलती हैं, मतलब यही सर है कि इस मैला आंचल को आप समझो थोड़ा। मैला आंचल को आप ऊपर से समझ नहीं सकते। एक आंचल अगर नाम है इसका, तो मतलब शीतलता देगा, लेकिन अगर मैला है तो हो सकता है बीमारी भी पैदा कर दे। बच्चे के लिए शायद कोई तरह से उसको जो भी टीके की जरूरत होती है, या फिर बच्चों में क्या बोलते हैं, ओसीडी वगैरह थोड़े जरूरी होते हैं, कि साफ सफाई रखनी जरूरी है। तो हो सकता है आंचल तो है जो शीतलता देगा, लेकिन मैला आंचल है। इसीलिए इनमें आप हर कैरेक्टर में, जैसे एक सवाल भी आता है कि जो मैला आंचल में कैरेक्टर हैं या फिर जो मैला आंचल में चरित्र हैं, उन चरित्रों के बीच अक्सर अंतर्द्वंद देखने को मिलता है। तो जब नाम में ही अंतर्द्वंद है, आंचल बोल रहे हो और दूसरी तरफ मैला बोल रहे हो, तो वो चीज हमें समझ आती है कि हाँ, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे? सर कुछ बोल इसमें रहे जो पार्टियां, हाँ सर, इसमें दोनों पार्टियां है, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी। तो सर कांग्रेस में सिर्फ देखा जाता है कि वो गांव का आधार पर सिर्फ काम नहीं करते, वो उसमें गांव के आधार पर सबको नहीं मान्यता मिलती है। लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी है सबों को सहायता करते हैं, हर चीज गांव में थी में सहायता करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी में भी दो तीन कमियां दिखती है। वो लोकहित के आधार पर स्वहित को प्रेरणा देने लगते हैं। इसमें भी डकैती खूनियां जैसी विसंगतियां चलने लगती है। हम्म, तो उससे मतलब क्या बताना क्या चाह रहे हो आप? सर तो ये दोनों पार्टियां तो हमें क्यों ये दोनों पार्टियों को दिखाया गया है, वो ऐसा समझ में नहीं आया कि दोनों पार्टियां विसंगतियां है, तो दोनों पार्टियों को यहाँ पर क्यों दिखाया गया है। देखो, वो तो सामाजिक स्थिति है ना, कि आप देखो 1900 अगर 39 का उपन्यास है या फिर जब का भी उपन्यास है, तो वहां पे दोनों पार्टियों को क्यों ना दिखाया जाए। अगर मैं दोनों पार्टियों को नहीं दिखाता हूँ, मतलब मैं किसी का पक्षधर हो गया हूँ, मैं कांग्रेस को ही बड़ा बनाता हूँ। जबकि थोड़ा सा समझ आता है कि सोशलिस्ट के भी जो चीजें हैं, कांग्रेस की बात है ठीक है, अच्छा है, जवाहिर लाल या फिर जो भी हैं, लेकिन सोशलिस्ट को भी अगर आधार लेके रखा गया है, तो उसका मतलब यही है, या फिर आरएसएस जो है, हालांकि उसका पूरा भाव नहीं आता कि क्या उसका आधार बनने वाला या बिगड़ने वाला है, ज्यादा तो नहीं, फिर भी अगर चीजें दिखती हैं तो उसका मतलब यही है कि हर स्तर पर किसी से भी वो दमन छुपाकर भाग नहीं पाए हैं। तो इसी यही कारण होगा, समझे? अब थोड़ा हम लास्ट में पढ़ते हैं और फिर थोड़ा शुरू में आते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। जो 23वां भाग है दूसरे खंड का, इसको पढ़ते हैं। तहसीलदार साहब अब नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही रहते हैं।
दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं, रात में संथाल टोली का महुआ कर भी होश में नहीं रहते। सुमित दास बेटा से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है तो एक गिलास पियो साले। यदि कहो कि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमली की माँ दरवाजा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाजा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमली की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमली कजरोटी के काजल पा रही है। भट भट भर भर। आप देख रहे हो कि अभी हमने जब शुरू किया था तो भले वहां पे विकृतियां थी, भले वहां पे चीजें थी, तो समस्याएं बनी हुई थी, लेकिन अब समस्याएं घर कर गई हैं। अब समस्याएं भीतर हैं, जहां पे सिर्फ समस्या बाहरी रूप में नहीं, वो अंतर्द्वंद या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर इंसान पर चोट करेगी। वही तहसीलदार साहब जो अगर कोई समस्या आती थी सबसे पहले उनको बुलाया जाता था, आप वो कमरे से नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही रहते हैं और ताड़ी पीते रहते हैं। हमें समझ आती है कि एक स्थित जब मैला हो जाता है कोई हिस्सा, थोड़ा ऐसा समझ लो कि आंचल का कोई हिस्सा जब मैला हो जाता है, शायद पसीना बार बार पोंछ के या फिर बार बार अपने शिश्न की गंदगी हटा के, तो आंचल साफ करने पर भी शायद उसमें से वो मैलापन नहीं हटता है। और यही चीज हमें समझ आती है कि जो मैलापन था, जहाँ पे आरोप लगाया गया कि गांव जला दिए गए, भून दिए गए, हमने कुछ नहीं किया या फिर जैसी भी चीजें, अब हर एक समाज, अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी और उस एक लाइन से ही समझ आ रहा है कि अब जो भाव है वो थोड़ा भीतर घुसता जा रहा है, और उस भाव के भीतर घुसने का कारण ही वही सारी आ, आंचलिक घटनाएं ही हैं या फिर आंचलिक परिस्थितियां हैं। चाहे आप उसको लोकाचार लो या फिर चाहे आप उसको जिस भी तरह का आधार मान लो, वो वही स्थितियां हैं जो उसको बनाती हैं। और अगर स्थितियां बिगाड़ रही है वो आंचलिकता, तो आंचलिकता स्थितियों को सुधार भी सकती है। खैर, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। चलते समय ममता की नजर बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिखवा दिया। आगे ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। प्राणनाथ, कमला की चिट्ठी है, एक सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर यह पत्र तुमको मिले या नहीं, देर या सवेर कभी भी मेरी यह चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है, तुम्हारा तुम्हारा कैसे लिखूं। माँ कहती है यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो, तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ, बाबूजी एकदम पागल हो गए हैं, ना जाने कब क्या हो गया। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से, लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कमला को अगर जो डॉक्टर साहब है प्रशांत है कह देंगे कि हाँ जो बच्चा है मेरा ही है, तो ये सिर्फ उसकी स्थिति नहीं है कि वहां से स्थितियां सुधर जाएंगी। वो तो साफ साफ समझ रहा है। आप नहीं समझ आया, उसका मतलब ये है कि जब किसी देश में समझ आता है कि जो स्थितियां सुधारने के लिए जो बालक है, बालक मतलब जो योग्यताएं रखता है समाज को बेहतर करने की, और जब तक पता नहीं होता कि उसका पिता कौन है या फिर उससे रिलेट कौन करता है। इस उपन्यास का कथानक क्या है? इस उपन्यास का कथानक कुछ और नहीं, पूर्णिया कथानक है। स्वयं लेखक बोलते हैं क्यों पूर्णिया कथानक है, कि कथानक अगर पूर्णिया होगा तो वो उन परिस्थितियों को, वो स्थितियों को सुलझाएगा, वो बता देगा कि हाँ मैं ही कथानक हूँ, जो बात करनी है मुझसे ही करो। अब तुम्हें जरूरत नहीं है बंद कोठरी में रहने की, तुम नीचे भी उतर सकते हो। मैं हूं तो मैं देश के लिए आंचलिक बस नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर तक जाता हूँ। आंचलिकता की जो संपूर्ण कसौटी है कि आंचलिकता के दायरे में रहते हुए भी राष्ट्रीय आधार तक उसको ले जाना, तो वो समझ आता है। फिर अगर पता चल जाएगा कि हाँ वो मेरा ही है, चाहे भारत देश का हिस्सा एक मेरीगंज या फिर पूर्णिया जिला हो, या फिर चाहे कमली का जो बेटा हो,
डॉक्टर प्रशांत का पुत्र संतान हो। तो अगर वो पता चल जाएगा तो फिर आंचल से पसीना पोंछना या फिर गंदगी पोंछना किसी माँ के लिए, चाहे वो भारत माँ हो या फिर चाहे कमली जैसी माँ, उसके लिए मुश्किल बात होगी। तो यही चीज हमें समझ आती है कि रेणु का ऋण था। वो अपना नाम क्यों बार बार रेणु लिखते हैं? वो तो फणीश्वर नाथ मंडल है। यही जो ऋण है, इस ऋण को ही दूर करने की, ये ऋण किसी और का नहीं, भारत माता का ही ऋण है, जिसको मैं बार बार चुका रहा हूँ। चाहे पलटू बाबू रोल लिखना हो, चाहे परती पर कथा लिखना हो, या फिर चाहे बहुत ही अच्छा उपन्यास मैला आंचल लिखना हो, बार बार ये अपना ऋण इसलिए चुका रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। भले मैं चाहे गांव में रहूं, भले मैं चाहे शहर में रहूं। और शहर थोड़ा देख लो कि अंत है, वो जेल में बंद हो जाते हैं या फिर उनको किसी कारण से जेल में बंद कर दिया जाता है। ये आधार इतना क्लियर नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी मानसिक था के आधार पर समझा पा रहा हूँ कि हाँ, ऐसी चीजें आप देखो, समझो कि रेणु का मतलब सिर्फ ये नहीं है, कमला या प्रशांत का आप मत रुको, या फिर आप तहसीलदार साहब तक ना रुको, आप उस स्थिति को समझो। और जो अंत की लाइन आती है, एक सेकेंड, अंत की लाइन में ढूंढूं, प्रशांत की अंत की लाइन आती है एक, मैं इसी एक सेकेंड, कौन सा पेज है आपको पता है? ग्राम वासी मेला चलते, अगर वो आपके पास हो तो जरा सा भेजो। खैर उसको हम बाद में समझते हैं, अगर मिले तो भेजना आप, तब तक हम दूसरी चीज समझते हैं। तो चार पांच आधार हम ले गए हैं। एक आधार तो ये हम समझ रहे हैं कि ये जो आंचलिकता है, आंचलिकता कहाँ तक, क्या आंचलिकता राष्ट्रीयता तक, जो यूपीएससी सवाल भी करता है कि वास्तव में राष्ट्रीय आंचलिक उपन्यास है या फिर राष्ट्रीय उपन्यास है। अगर ये राष्ट्रीय उपन्यास है तो आंचलिकता नहीं होनी चाहिए थी, और अगर ये आंचलिक उपन्यास है तो राष्ट्रीयता के तत्व क्यों शामिल किए गए हैं? तो यही चीजें जो सवाल हैं, उन सवालों के दायरों को अगर आप शुरू से ही हल करते चले जाओगे तो कैरेक्टर की या फिर हर चरित्र की बातें आपको समझाती रहेंगी कि ये नायकत्व है, इस नायकत्व का आधार है, ये नायकत्व का आधार बहुत ही बड़ा है। इसमें अगर कोई छोटा सा नायक हो जाए जो सिर्फ लीड कर रहा है, चाहे कालीचरण हो, चाहे डॉक्टर प्रशांत हो, या फिर चाहे जो रामदास है वो हो जाए, तो ये सिर्फ लीड कर पाए, उस विशेष स्थिति को नहीं दिखा पाएंगे। और शायद डॉक्टर प्रशांत का ऋण रहा होगा, तब ऐसा वो कार्य कर रहे हैं। जो रामदास हैं या फिर जो बावन दास है, कालीचरण है, तो इनका कोई छोटा चीज रही होगी जो उस अर्थ की या फिर अंचल को नायक बनाने के लिए ऐसा समग्र प्रयास करते हुए साफ हमें देखने को मिलते हैं। घटनाएं सामान्य सी हैं, और ऐसी घटनाएं हो जाना कि आप मारने आए हो किसी लोबिन लाल को, और मारने मारा तो ठीक ही है, उसकी बाटी भी खोल कर ले गए, तो ये बातें सामान्य तो हैं, इन बातों के पीछे बहुत बड़ा आधार भी है। तो इस आधार को हम जैसे कोई से अभी बीच का खोलते हैं और उस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उससे देखते हैं यूपीएससी ने सवाल बनाया नहीं। जैसे आपका सवाल होता है, क्या उपन्यास पढ़ा जाना जरूरी है? तो जैसे जैसे मैं 2 बार इस उपन्यास को पढ़ चुका हूँ और फिर भी अभी भी आधार बहुत सारे भूल रहा हूँ। तो अब जब मैं पहले का 27वां हिस्सा पढ़ रहा हूँ, तो क्या जरूरी है इसको जानना, या फिर कम से कम जहन में रहना जरूरी है? क्या इसमें कोई फूल धूल सूल कीचड़ गुलाब खुशबू चंदन कुछ दिख पाएगा, या फिर कुछ नई चीज दिखेगी जो हमने शायद देखी नहीं थी? डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। सिर्फ एक लाइन पढ़ी, मुझे याद आ गया कि एक संदर्भ बनता है कि महिला आंचल को उनके चरित्रों के आधार से समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चरित्रों को लो और बताओ, थोड़ा परखो कि क्या चरित्र यथार्थ कैरेक्टर हैं या फिर जो कैरेक्टर हैं बंधे हुए हैं। तो कहीं कहीं पे समझ आ रहा है कि एक इंसान जिसकी अच्छी खासी लाइफ थी, और ऐसा कोई उसका प्रयोजन भी नहीं दिखता कि हाँ उसको ऐसे ही करना था, तो उसने अपने जिंदगी का अध्याय शुरू किया। तो क्यों किया? क्यों किया? तो सवाल तो आप कर लोगे, पर जवाब आपको
यहीं कहीं उपन्यास के इर्द गिर्द ही मिलेगा, अगर आपने थोड़ा भी समझा है। जैसे लिखा है, शुरू किया, उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। बैठकर कहा कहा करता था, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे मुझे यही समझ आता है कि आप वो बायोलॉजी के सिद्धांतों से ऊपर उठ चुका है, और आप सिर्फ उसको किसी मनुष्य से बस प्रेम नहीं हुआ, उसको उस मेरीगंज या फिर ग्राम वासनी मैला आंचल से भी प्यार हो गया है, या फिर से भी प्रेम हो गया है। और यही प्रेम फणीश्वर नाथ रेणु को भी उस ग्राम से होता है। और वो शीर्षक के लिए जैसे एक सवाल आता है कि मैलांचल का नामकरण कैसे किया गया, तो सुमित्रानंद पंत की एक कविता है, भारत माता, वहीं से ये आधार लिया गया है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू मिट्टी की प्रतिमा उदासी। इसका मतलब यही कि गंगा जमुना जल तो भरे हुए हैं, पर अगर खेतों में फैला है श्यामल, कालापन फैला हुआ है और धूल भरा मैला सा आंचल है, तो ये आंचल एक तो अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है, शीतलता देगा या फिर हवा देगा, छाया देगा, बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन जब वो आंचल मैला हो जाती, जो प्रासंगिकता है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही चीज हम समझते हैं कि एक संदर्भ कई प्रश्नों के उत्तर दिला सकता है, अगर आप कम से कम प्रश्नों को ही समझ के आगे बढ़ो। और प्रश्नों को ही समझ के हमें आगे बढ़ना हमने किया है, क्लास की है हमने, चाहे दृष्टि हो, चाहे विजन हो, चाहे जहाँ पे भी हो। अब क्लासेस का उतना आधार जरूरी नहीं है। अब जरूरी है कि अगर हम 1 घंटे भी बात करें तो उसमें किसी ना किसी तरह से प्रश्न के लिए बेहतर उद्देशिका, बेहतर भूमिका, बेहतर मुख्य पाठ या फिर बेहतर कंक्लूजन मैं बना सकूं, बेहतर कंटेंट मैं दे सकूं। तो यही बात, आप चाहे फिर 26वां खोल लो, तो हरगौरी सिंह राज पारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर, सुमेर दास सबों को कहता, देखो देखो कायच के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहे हैं। तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राज पारबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया। जूठे पत्तल में खा रहे हैं, तो जब आप लोक संस्कृतियों को दिखाओ तो आपको ना याद रहे कि लक्ष्मी के बारे में क्या कहा गया, ना याद रहे कुछ, या फिर लोकाचार में जोत की काका की ना बात याद रहे। तो बेतार की, या फिर जो बेतार के तार की बात, कि देखो देखो कायद के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा, अगर इतना ही आ रहा तो आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आंसर को समझते हुए उपन्यास को समझ रहे हैं। तो कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो थोड़ा और हम गहरे से समझते हैं। सवाल है सर, बताता हम्म। हूँ। देखिए, हाँ, थोड़ा 10 नंबर सर बताइए ना। और 9 नंबर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छा से 9 नंबर नहीं समझ में आ रहा है। 9 10 सर। 9 नंबर क्या, प्रश्न की भाग? हाँ हाँ, 9 और प्रश्न 1 2 3 से सर भेजा हुआ हूँ। एक सेकंड। रेणु पाठक के छपे हुए पृष्ठों की सुरक्षित दुनिया से बाहर खींचते हैं और मौलिक परंपरा में प्रवेश कराते हैं। महिला आचर के सदन में इस वक्तव्य का विवेचन कीजिए। 10वां 9वां, रेणु हाँ, पाठक के छपे हुए पृष्ठों की सुरक्षित दुनिया से बाहर खींचते हैं और मौखिक परंपरा में प्रवेश कराते हैं। देखो, आप लास्ट लाइन तो लिख दी गई है, मैला आंचल के संदर्भ में इस वक्तव्य का विवेचन कीजिए, पर थोड़ा सा हम और आधार इसको बनाते हैं। जब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मान लो नागार्जुन है, या फिर मान लो कि ब्रह्म राक्षस के कोई रचनाकार अज्ञे मान लो, या फिर मुक्तिबोध मान लो, ये जो रचनाकार है ये वास्तव में जो उनमें कमियां हैं, कमियां भी लिख देगा, जो उनमें खूबियां हैं। जैसे वह तोड़ती पत्थर जब निराला लिख रहे हैं, तो तोड़ती पत्थर को लिखते हुए वो अपने आप को भी हीन बोल रहे हैं। या फिर जब जो जिंदगी और जोंक नामक कहानी अमरकांत लिख रहे हैं, तो वो कहानी में अपने आप को निम्न बता रहे हैं, और जो रजुआ है या फिर गोपाल है या फिर रज्जू भगत जो भी है उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। मतलब जो साहित्यकार की कसौटी अक्सर बनी रहती है कि मैं अच्छा ही अच्छा छापूंगा, मैं
ऐसी दुनिया में रहूंगा, मैं ऐसी सुरक्षित दुनिया में रहूंगा जहां मुझे विवादों के दायरे में ना लिया जाए। मैं प्रेम के प्रसंग लिखूंगा, पसंद भी किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा। मैं तिलस्मी अय्यारी की कहानियां, जैसे क्या बोलते हैं उसको, चंद्रकांता संतति लिखूंगा, सरकटीलास लिख दूंगा, मुझ पे कोई सवाल ही नहीं करेगा। क्या सवाल करेगा कि आपने ऐसी कहानी क्यों लिखी? मैं एक जवाब दे दूंगा कि रोमांचकारी कहानी है, पढ़ो और बस हाथ छोड़ दो। तो मैं अब, या फिर मैं नहीं, रेणु जी हैं, अब सिर्फ खुद को नहीं उस सुरक्षित दायरे से बाहर निकालना चाहते, अब उन नए लेखकों को भी उस सुरक्षित दायरे से निकालना चाहते थे जहां पे इंसान बच बच कर कविता लिखता है। मान लो कि आप देख रहे हो सामने बुराई है, पर आप उस बुराई के लिए सवाल नहीं उठाते हो। तो जब बुराई के लिए सवाल नहीं करते हो तो मतलब आप बचना चाहते हो। कैसे बचना चाहते हो? कि अगर आप सवाल करोगे तो आप भी उसमें उलझ जाओगे, अगर आप उसमें उलझ जाओगे तो आपकी जिंदगी शायद अच्छी जिंदगी ना हो। तो जो डॉक्टर प्रशांत का कैरेक्टर देख लो, डॉक्टर प्रशांत को समस्याएं दिखती है, पर वो नया अध्याय शुरू करना चाहता है। और कोई होता तो तुरंत तबादला कराता और मेरीगंज से छुटकारा पा लेता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ जो बीमारी दूर करनी थी, कौन सी बीमारी? मलेरिया की, सिर्फ वो दूर करने आया था। लेकिन उसे समझ आया कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, इससे बड़ी बीमारी लोक संस्कृत या फिर लोकाचार की बीमारी, या फिर इस मैलेपन की बीमारी है। तो अब उसे समझ आया कि मैं बायोलॉजिकल आधार पे या फिर बायोलॉजी के सिद्धांत पे मलेरिया की बीमारी तो दूर कर दूंगा, पर उस मैलेपन को नहीं दूर कर पाऊंगा। तो यही रेणु जी भी सोचते हैं कि मैं अच्छे अच्छे उपन्यास लिख के भाषा की दिक्कतें दूर कर सकता हूँ, और छोटी मोटी दिक्कतें जो लेखकों को होती हैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन उस ऋण का क्या? जो ऋण मैंने अपने देश की मेरे देश ने मेरे लिए लिया था, उस ऋण को कैसे दूर करूंगा? अगर मैं, जैसे अब अभी यूपीएससी का एक सवाल आया था 2024 में, ऐसे में कि जो नाव होती है या फिर जो जहाज होते हैं, समुद्र के किनारे या बंदरगाह में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बंदरगाह के लिए वो होते नहीं। तो जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, वास्तव में ये अच्छी अच्छी रचनाएं रचकर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन रचनाओं का या फिर रचनाकारों का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा। लेखक साहित्य का दर्पण रहे हैं, और साहित्य का दर्पण अगर रहे हैं तो उनको फूल भी दिखाना पड़ेगा, सोल भी दिखाना पड़ेगा, धूल भी, कीचड़ भी, गुलाब भी, खुशबू भी, चंदन भी। वो किसी से दामन छुड़ाकर भाग नहीं पाएंगे, और दामन छुड़ाकर भागना मतलब यही है कि आपकी बाल्टी भले चोरी हो जाए, आप उसके लिए आवाज ना लगाओ। सभी को, भले मान साहब जैसा कोई इंसान बुरा काम कर रहा, आवाज ना उठाओ। आप कालीचरण जैसे गलत नाम से पुकारे जा सको, लेकिन आप आवाज, तो ऐसी स्थितियां दिखती हैं, और रेणु ने ये मैला आंचल के संदर्भ में करके दिखाया है। मैं सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां जितनी आ सकती सब दिखाऊंगा, और अगर मैं दिखाऊंगा आपको भी दिखाना पड़ेगा। नागार्जुन शायद पहले लिखते हैं ऐसी मतलब आंचलिक रचनाएं, उसके बाद जो भी लेखक है, तो सिर्फ आंचलिक नहीं, अब राजनीतिक उपन्यासों में भी जो अच्छाई है बुराई है दोनों लिखा जाने लगा। अब नए उपन्यासों में भी जो अच्छाई है बुराई है दोनों लिखा जाने लगा। तो वो जो सुरक्षित दायरा था, उस सुरक्षित दायरे से बाहर निकालते हैं, और शायद ये मैला आंचल की ही एक प्रकृति है। और आंचल किस नाम से जाने? एक अंचल जो है ना, तो अंचल अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है, और अगर आप कठोर हो जाओगे तो जो दिक्कतें होंगी, वो दिक्कतें शायद बहुत सरल तरीके से सुझाई जा सकती हैं। तो ये आधार है मैला आंचल का, समझे? सर इसे अब तो इसमें आप, प्रश्न सर समझ में हाँ, आ गया। सर इसमें ये भी सर बता सकते हैं कि भारतीय भारतीय जीवन का महाकाव्य, भारतीय जीवन का महाकाव्य इसको बता सकते हैं। आप कुछ भी करो अपने दायरे पर, बस ये बताओ कि वो जो सुरक्षित दुनिया थी रेणु पाठक को, अब देखो, मैं अभी इसको मैं कभी समझ रहा था कि जो लेखक है उनके बारे में, मैं यहाँ पे अब पढ़ रहा हूँ रेणु पाठक को छपे हुए, मतलब ये हमको सुरक्षित दुनिया से निकाल रहा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? रोमियो जूलियट पढ़ लिए, कभी हमने
चंद्रकांता संतत पढ़ लिए, सरकती लाट पढ़ लिए, आप तिलक में होशरुबा कुछ भी पढ़ रहे हैं, या फिर जो वो कहानियां, वो रचनाएं जो फुलझड़ी किस्म की हैं, जो आए हमारे जीवन में, थोड़ा मनोरंजन करेंगी और चली जाएंगी। तो उन पाठकों को अब सुरक्षित दायरे से निकाला है। आप बताया है कि अगर डॉक्टर प्रशांत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं, अगर वो मैला आंचल को दूर करने की कोशिश करता है तो तुम क्यों नहीं। तो ये आपको समझाना है। हालांकि मैं कवियों को बताने लगा था, भी आप समझ गए होंगे कि हाँ ये आधार है। ठीक है। हाँ सर, सर इसमें यह भी देख सकते हैं कि पहले मानवतावादी, स्व प्रेरणा ऐसे आते थे प्रश्न, जोड़ने पड़ते थे, लेकिन आज वैसे ही हिंदी विकसित हो गई जिस तरह की मानव की समस्या को दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मानव में गरीबी, अमीरी वैसे ऐसी समस्या दिखाई दे रही है, कैसे उनके नागरिक चेतनों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनमें कमी है, ये सब दिखाई दे रहा है सर पहले से बेहतर। हम्म, तो ठीक है, अच्छा है। अब कोई और सवाल? हेलो। हाँ सर, हाँ हेलो। कोई और? 10 नंबर सर। हाँ भाई। 10 नंबर सर, थोड़ा 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, छूल भी धूल भी है वाला है क्या? एक सेकेंड। हम्म। इसमें आप बताओ, आप क्या सोच पा रहे हो, या फिर डीएस जी आप बताओ, आप क्या सोच पा रहे हो इसमें? सर ये दिखा सकते हैं कि जो महिला आचार है कि इसमें फूल में आप सुंदर है, देखो, आशा आप है, क्या प्रेम है। करो, आप क्या करो कि एक कोई कैरेक्टर ले लो, और उसमें जो अच्छाई है वो भी बताओ और जो बुराई है वो भी बताओ। तो बता सकते हो क्या? हाँ ये सब बामन दास के क्या नाम था, उनको ले सकते हैं यहाँ पर अच्छाई के आधार पर सर। हाँ अच्छाई बामन कुछ बताओ नाम था उनकी। सर, उसमें देखा है हाँ हाँ। अच्छाई में बता सकते हैं। सर बता सकते हैं कि उन सौंदर्य की तरह वो अपने प्रेम को और जैसे आशा को कैसे वो अपने आप को समस्या से दूर करने का प्रयास करते हैं, और कैसे समाज में जो फैली जैसे कि जो थी गरीबी, अमीरी, गरीबी और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आज और बुराई? बुराई सर, करेक्टर का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जो उनको मार देता है तो वो दिखाता है सर कि उसमें बताने का प्रयास करता है कि वो जो जो चल रही है अहिंसा वाला, विवाद चला था अहिंसा माने अहिंसा, तो उसमें सर दिखाने का प्रयास किया है कि अहिंसा सिर्फ पहले चल रहा था, अब अहिंसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि अहिंसा अब दब चुके हैं सिर्फ गाँव और शहरों में, गाँव में अब सिर्फ दबावों के आधार पर सिर्फ उनकी बोलियां चलती है, और उसमें जो कमियां हैं, अंधविश्वास ने घेर रखा है इसमें बुराइयों ने, भ्रष्टाचार ने घेर रखा है, तो वो दिखाई देता है। हाँ ठीक है, देखो सही कह रहे हो। लेकिन उनकी जो मैं बुराई की बात कर रहा हूँ तो चारित्रिक बुराई की बात कर रहा हूँ। जैसे एक तरफ कैरेक्टर इंसान का अच्छा है, भले वो बौना है, भले वो बामनदास है, पर जो उसका कद है, कद का मतलब समझो उसकी जो विचारधारा है वो ग्रेट है। लेकिन जब वो पार्टी में ही एक स्त्री को या फिर अपने सहकर्मी को सोते हुए, या फिर थोड़ी वैसे जब सोते हुए थोड़ी खराब अवस्था हो जाती है, तो देख उसका मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो बामन दास की सारी अच्छाइयां बताया, लेकिन थोड़े से कैरेक्टर। तो एक आधार हम ले सकते हैं कि कैरेक्टर के आधार पे कोई, चाहे आप रामदास को ले लो, तो वहाँ सारी चीजें अच्छी है, कुछ कुछ बुरा है। तो एक तो आप कैरेक्टर के आधार पर दिखा दो, कैरेक्टर में जो सही भी है वो भी दिखाया, जो बुरा भी है वो भी दिखाया। दूसरा, आप भौगोलिक स्थिति को देखो। भौगोलिक स्थिति या फिर अंचल जो है, अंचल ही उस मैलेपन का कारण है, और अंचल ही उस समृद्धि का कारण है। तो आप भौगोलिक आधार ले लो कि हाँ ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों को ऐसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखो कि एक राजनीति जहाँ पे देश को आजाद करने के लिए राजनीति की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको अगर देखना चाहोगे तो वो राजनीति स्व राजनीति में या फिर स्वहित में बदल जाता है। या फिर आप सामाजिक आर्थिक आधार पर देख लो कि एक इंसान या फिर मानवतावाद जो है, जब बात की जाती है महंत साहब की, तो वही लोग महंत साहब को बुरा बोलते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब महंत साहब घोषणा कर देते हैं कि पूड़ी मिलेगी, वो भी चीनी के साथ, और पूड़ी जो होगी उसमें घी की पूड़ी होगी, तब सारे जो मत होंगे, पक्ष पक्ष होंगे, सब मिलकर खाक हो जाएंगे, और बचेगा क्या? गलती रही होगी लक्ष्मी की। तो यही चीजें हैं कि वो किसी चीज से छुटकारा नहीं।
तो आप जितने आयामों के आधार पर उन चीजों को दिखा पाओ, उदाहरणों के साथ अच्छा करते हुए, तो आप बता देना। और साथ ही साथ आप ये भी दिखा देना, वो जो सुरक्षित दायरा बन गया था पाठकों का, जैसे ऊपर वाला प्रश्न है, तो सुरक्षित दायरा से अगर निकलने के लिए सबसे आगे जो चीज काम करता है, यही काम करता है, यही का कि फूल भी, फूल भी, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी और कुरूप भी। जब तक दोनों चीजें आमने सामने नहीं आएंगी, तब तक आप उस सुरक्षित दायरे से बाहर आ ही नहीं सकते। तो ये बात आप बता के क्लियर कर सकते हो। और किसी समीक्षक की बातें अगर आप बताना चाहो कि ये समीक्षक इसके बारे में या फिर इस लाइन के बारे में ऐसा कहते, तो आप कह के अपने बातों की पुष्टि कर देना, बात होगी खत्म। तो प्रशांत को यहाँ पर ले सकते हैं कि वो कहते हैं कि आज ये समस्या सिर्फ दो स्तर पर हो सकती है, गरीबी के स्तर पर और एक सर अंधविश्वास के स्तर पर रख सकते हैं सर। ये सब बता सकते हैं। आपने एक और मेरे को समझ में आएगा सर, आप कैरेक्टर का जो चरित्र है सर उसको जोड़ने का प्रयास करें, उससे हमको लगता है कि आंसर और बेहतर हो सकता है। सवाल आपको लगे जो नहीं समझ आ रहा हो या फिर ना बन रहा हो, अभी तक जितना हमने समझा, देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि तत्व की दृष्टि या फिर औपन्यासिक दृष्टि से मैं आंचल को समझाओ, तो आप, अभी मैंने रेणु जी की दृष्टि दिखा दी है कि रेणु जी ये अपने आप को एक कर्ज समझते थे, और उनकी दादी उनको रेणुआ बोलती थी, तो उसका मतलब यही है कि जब वो पैदा हुए तो कर्ज हो गया, रेणु मतलब ऋण हो गया, कर्ज हो गया। तो वो कर्ज, वो नाम तो फणीश्वर नाथ मंडल था, पर अपना नाम ऋण रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं भारत के लिए उनका एक कर्ज बचा हुआ। तो दृष्टिकोण तो आप दिखा दोगे। अब तत्वों के आधार पर और क्या बचा, और क्या क्या चीजें तत्वों के आधार पे है? भाषा है, भाषा भी बता सकते हो, भाषा शैली साथ में ले लो, संवाद कथोपकथन अलग ले लो, साथ में ले लो, तो उसको बता ही सकते हो इस स्तर पर है। लोक संस्कृतियां भी हैं, जो जो चीजें दिखाना चाहते हो दिखाओ। उद्देश्य क्या है मैला आंचल को दिखाने का? उद्देश्य मैला आंचल को जो एक दृष्टि है, मतलब लेखक की दृष्टि मान लो, या फिर जैसे पाठकों की दृष्टि बदल ना हो, इतने मायने समझ लो, तो उस तरफ से आप उद्देश्य बता सकते हो कि उद्देश्य सिर्फ आंशिकता को संवारना नहीं है, उद्देश्य राष्ट्रीयता को या फिर आंचलिकता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने तक का है। फिर आप चाहे उद्देश्य को बोल दो कि हर चीज दिखाना हो जाए, या फिर आप उद्देश्य को बोल दो कि इसी ग्राम वासिनी मैला आंचल तले मैं चीजें सुधारूंगा, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और क्या बचा? कथानक बचा। तो एक तो आप आधार समझते हो इसका कथानक, स्वयं बोलते हैं रेणु, इसका कथानक पूर्णिया जिला है। एक तो समझ आया पूर्णिया जिला है। दूसरा अगर आप कथानक देखो, तो अंचल को कथानक बनाया गया है। अंचल को कथानक बनाने का मतलब यही है कि अंचल विशेष होगा और सारी स्थितियों परिस्थितियों को साफ साफ करके चीजों को क्लियर करेगा। और तरह का देश काल वातावरण, तो उसमें थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति को बता देना। तो यही हो गया। शिल्प के स्तर पर पूछे तो केवल तीन चीज लो, कथानक लो, भाषा लो, और चरित्र लो। हालांकि चरित्रों की बात हमने शुरू में ही कर ली है। तो अभी जितने भी सवाल आपके दिमाग में जो बेसिक होता है नामकरण सर के आधार पर, तो मैंने नामकरण भी क्लियर किया है कि वही जो मित्रानंदन पंत सर से भाषा चलता का है भारत। आवाज थोड़ी कट करके बहुत ज्यादा आ रही है सर। आवाज हेलो। सर आपकी कट करके आ रही है। आवाज सर हेलो। कट करके आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ अभी भी सर नहीं आ रही हेलो। है? अभी भी नहीं आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। अभी कट करके आ रही है हाँ, लेकिन ठीक आ रही है अभी पहले से। तो अब नामकरण के आधार पर भी मैंने समझा दिया है। तो एक तो नामकरण ये होता है कि यहाँ से आप देखो, तो उन्होंने ग्राम वासनी मेला आंचल, जो कविता थी भारत माँ, वहां से लिया है। दूसरा आधार आप इसको स्पष्ट करते हुए कि अच्छा नाम है या बुरा नाम है, तो क्या मेला आंचल रोचकता बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? मेला आंचल को देख क्या आपको उसमें मैलापन दिखता है, या फिर उसका जो संदर्भ है उस चीज को मजबूत बनाता है? लास्ट में डॉक्टर प्रशांत का कहना हो, क्या उस चीज को वो बनाता है? तो ये सारी बातें कर कर आप दिखाओगे। और कुछ नाम और आप सुझा सकते हो, जैसे मेरी गंज नाम ही बना दो। अगर पूर्णिया कथानक है तो नाम ही पूर्णिया दे दो। या फिर अगर आप प्रशांत को मेन कैरेक्टर समझते हो, तो प्रशांत नाम दे दो। लेकिन प्रशांत उतना मेन कैरेक्टर है ही नहीं, बामन दास भी नहीं है, कालीचरण भी नहीं है, या फिर रामदास भी नहीं है।
तो कैरेक्टर मजबूत उतने है ही नहीं, तो चारित्रिक आधार पर नाम दे नहीं सकते, कमला को नाम रख ही नहीं सकते। तो एक आधार तो हट गया। दूसरा आधार थोड़ा राजनीतिक स्तर पर भी है, तो ऐसा नाम रख सकते हैं, अंचल से लेकर राष्ट्र तक। नाम अच्छा है, पर थोड़ा उपदेशवादी नाम नहीं लग जाता? रोचकता वहीं पे सीमित हो गई, वहीं पे समझा दिया कि अंचल यानी गांव से लेकर राष्ट्र तक की बात हो। तो आधार तो है, पर थोड़ा क्लियर नहीं करेगा। तो जितनी भी चीजें हैं, आप उदाहरणों के साथ, आप कोटेशन के साथ बताते चले जाओगे, वो बातें अपने आप ही स्पष्ट क्लियर होती चली जाएंगी और समझती जाएंगी। फिर नामकरण का स्तर हो, तत्वों का आधार हो, औपन्यासिक दृष्टि हो, या फिर लेखकों के नजरियों को उस सुरक्षित दायरे से निकालना हो, या फिर और भी इतने सवाल हैं। सारे सवालों का हल इतना ही था। चाहे उसको आप घुमा के नया सवाल पूछ लो, या फिर जैसा भी पूछ लो, अब कोई नया आधार नहीं बनने वाला। लास्ट वाला प्रश्न देखो। लास्ट वाला प्रश्न पूछ रहा है कि मैलाच के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु की कथा भाषा की समीक्षा कीजिए। थोड़ा सा तो आधार आप लो कि जो रेणु की कथा भाषा है वो साहित्यिक हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो गोदान जैसी भाषा में भी लिख सकते हैं, यशपाल जैसी सांस्कृतिक निष्ठ हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन मैलांचल को उन्होंने गांव की भाषा मैथिली, भोजपुरी और थोड़ा लमही गांव की भाषा में लिखा। तो उसका आधार क्या है? और दूसरा लिखा है समीक्षा कीजिए। तो आप थोड़ा सा बताओ कि कुछ कुछ आलोचक कहते हैं कि जो मैला आंचल का भाव है उसको अगर भाषा के स्तर पर समझना चाहो तो भाव कहीं कहीं छूट जाता है। ये चीज हुई। और दूसरी चीज कि अगर आप एक बार जरा सा भी उस भाषा को समझ गए, तो ना सिर्फ आपको वो कहानी समझाएगा, ना सिर्फ आपको वो बात समझाएगा, बल्कि आपको वो अंचल से जोड़ देगा। तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों रखना, 70 रख लेना, 80-20 रख लेना, तो वो आधार समझा देगा कि हाँ ये बातें हैं, जो बता देता है रेणु की कथा भाषा ऐसी है और उसकी समीक्षा से करते हैं। एक दो समीक्षक ले लेना, चिदम्बर सिंह क्या बोलते हैं, या फिर जो रामविलास शर्मा है उनकी भाषा के लिए क्या बोलते हैं। तो ये समीक्षक थोड़ी आपकी बातों की पुष्टि कर देंगे। खोजना आपको है, बातें मैं बता दूंगा कि हाँ ऐसी बातें कर सकते हो। अगर आप अब मेहनत करोगे, और मेहनत भी ज्यादा नहीं है, आंसर लिखो, 1 घंटे की मेहनत, छोटी सी मेहनत है, उतना कर लो, आप एनराइटिंग में बेहतर हो जाओगे। तो अब देखो, हम महिला आंचल को भी समझ गए, और हम आंसर राइटिंग के आधार पर भी समझ गए कैसे किया जा सकता है, कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। एक चीज और समझो, एक सवाल शायद, एक सेकंड में देखता हूँ आया है या नहीं आया है। आया है सर, ये सवाल आया है जो आपने बोला था, महिला आचार के आधार पर फैशन और क्या था भाषा की हाँ, समीक्षा कीजिए। नहीं वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये वाला सवाल, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, गोदान और महिला आंचल की तुलनात्मक विवेचना कर। तो अब गोदान को भी आप जानते हो, महिला आंचल को भी आप जानते हो। गोदान के भी प्रश्नों को आपने किया है, महिला आंचल के भी प्रश्नों को आपने किया है। अब जब आप तुलना करने जाओगे, तो तुलना में आप एक स्तर पर बेहतर हो जाओगे। हाँ, ऐसी बातें होंगी तो इसकी तुलना चाहे शिल्प के स्तर पर हो, चाहे तत्वों के स्तर पर हो, चाहे उसकी राष्ट्रीयता के स्तर पर हो, चाहे महाकाव्यात्मकता के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, हर कसौटियों को आप समझते हो, जानते हो, और तुलना करना आपसे आता है। तो यही है। लेकिन सर एक यहाँ पर प्रश्न उठता है, तुलना करना तो आसान बात है, लेकिन सर वैसे तुलना करना, क्योंकि सटीक तुलना करना वो बेहतर है, सबसे बड़ी बात है सर। तो इसमें बहुत ज्यादा तुलना कर सकते हैं, लेकिन सर सटीक बात क्या हो सकती है? ये बताओ आप कि किसी इंसान की तुलना किसी इंसान से, या फिर किसी रचना की तुलना किसी रचना से, पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हो सकता है सामाजिक स्थिति दूसरी हो सकता है कि रचना प्रयोजन दूसरा, हो सकता है कि ऐतिहासिक आधार दूसरा हो सकता है कि रचना लिखते समय कुछ दिक्कतें बनाई हो। तो जब रचना लिखने का समय, रचना बताने का समय, रचना को समझाने का आधार, हर चीजें अलग है, तो उसकी तुलना करोगे क्यों? तो जब तुलना आप करने ही जा रहे हो, तो उसमें जो प्रवृत्ति होगी, कम कम आधार या छोटे छोटे आधार पर देखने को मिलता है। पूरे आधार पर अगर वो देखने को मिलता नहीं है, तो तुलना की ही नहीं जा सकती।
आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो देयर आर नो कंपेरिजन बिटवीन समथिंग एंड समथिंग, समथिंग एंड नथिंग। कोई भी कंपेरिजन किसी के बीच में भी है ही नहीं। तो जब कंपेरिजन है नहीं तो करना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कंपेरिजन कर लेते हैं तो उससे साहित्यिक दायरे थोड़े स्पष्ट, थोड़े और क्लियर, थोड़े और साफ हो जाते हैं। इसलिए हम तुलना करते हैं। तो सटीक हो ना हो, लेकिन हम उस आधार को आसानी से समझ लेंगे। अगर आप राजनीति स्तर पर गोदान को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि राजनीति का दायरा, गोदान, प्रेमचंद बड़े बड़े रचनाकार हैं, पर राजनीति को इतना शामिल नहीं करते। तो इसका मतलब यही है कि उनका जो काव्य प्रयोजन था, किसान की चीज दिखाना था। और किसान विरोध करेगा, लेकिन हर किसान विरोध नहीं कर सकता। गोबर जैसा किसान विरोध कर सकता है, पर हर किसान उस राजनीति में शामिल नहीं हो सकता। और मैला आंचल बात है आंचल की, पर उतना खेत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जब टोले में बट गया है देश, या फिर जो बिहार राज्य है टोले में बट गया है, पूर्णिया जिला या फिर जो मेरीगंज गांव है, तो वहां पे एक आधार दिखता है कि मालिक से बोल देंगे कि थोड़ा हमको आधी छुट्टी दे दे, और रुपए हो, थोड़े रुपए भी दे दे। और छुट्टी अगर ऐसे देगा तो हम जो अस्पताल बनने वाला है तो अस्पताल में सहायता कर सकते हैं। ये आधार समझ आता है कि अब जो मायने हैं, मायने बदलते जाते हैं। जैसे देखो, एक था बिहार राज्य, एक था उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में जो कृषि है इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो बिहार होता है तो कोसी नदी होती है, अक्सर किसानी के लिए भी दिक्कत है। इसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो परिस्थितियां बदली, चाहे भौगोलिक परिस्थिति बदले, सामाजिक परिस्थिति बदले, तो वो आधार भी बदल देता है। तो जब आधार बदल देता है तो आप तुलना भी उन आधारों पर ही समझाओगे कि हाँ, ज्यादा तुलना नहीं कर सकते, पर अगर आपको शिल्प के स्तर पर देखना है कि एक गांव की कहानी है तो इतना अवधि आई क्यों नहीं, एक एक गांव की ये कहानी है तो इतना भोजपुरी क्यों आ गई, चरित्रों के आधार पर देखो तो इसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर क्यों, इसमें अधिक कैरेक्टर है पर भी सीमित कैरेक्टर क्यों। तो जितने भी बातें आती हैं उन बातों को आप समझा दोगे और वो बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सर समझे? एक यहाँ पर हाँ सर समझ तो गया, लेकिन एक एक प्रश्न इसमें उठता है सर कि इसमें चरित्र के आधार पर दिखाएंगे एक आंचलिक उपन्यास को, तो वहां पर अगर गोदान को पात्र के आधार पर दिखाएंगे तो बेहतर होता। लेकिन सर इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें पात्र के आधार पर, नायक के आधार पर तो आंतरिक उपन्यास को नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ चरित्र के आधार पर बताया गया है। जबकि वहां पर गोदान को देख सकते हैं पात्र के आधार पर भी है, चरित्र के आधार पर। तो पात्र के आधार पर जैसे गोबर जैसे पात्रों को दिखाया गया है तो उसमें बेहतर बता सकते हैं सर, लेकिन इसमें कैसे तुलना करेंगे? देखो, शायद आप जो बताना चाह रहे हो उसका मतलब ये कि वहां पे जो चीजें हैं वर्ग परक आ जाती हैं, वर्ग परक और व्यष्टि परक। और यहाँ पे जो चीजें हैं अक्सर व्यष्टि परक ही रुकी रहती है। डॉक्टर प्रशांत जैसा कोई और नहीं, कमला जैसी कोई और नहीं, जो चेयरमैन साहब है उनके जैसा कोई और नहीं, तहसीलदार साहब जैसा कोई और नहीं, वामन दास जैसा कोई और नहीं। लेकिन वहां पे किसान जैसा किसान, महिलाओं की स्थिति जैसी महिलाएं, वो वर्ग परक, व्यष्टि परक, वो अब आर में बढ़ जाते हैं। तो करना, तुलना करना, थोड़ा पढ़ोगे। अभी देखो, अभी मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा तो आप खोजना ही छोड़ दोगे। तो खोजो, कम से कम जितनी बातें, जितने सवाल आपके सामने आते हैं तो लिखो, कम से कम जवाब ना लिखो तो सवाल लिखो। सर लिखूंगा सर, थोड़ा वो परेशानी हो रही है उधर का लिखता हूँ। लेकिन सर सवाल तो सभी सटीक समझ में आते हैं, लेकिन जहां तक वो प्रॉब्लम आती है कि वहां पर दिखाने का प्रयास तो कुछ करता हूँ, लेकिन वैसे पात्र नहीं मिल पाते हैं, तो वहां पर आधार नहीं बता पाता, वहां पर सटीकता नहीं बैठ पाती है। ओके, ठीक है, अब बंद करें, ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं। जो भी सवाल है इन सवालों को थोड़ा बचा रहने दो। हम करेंगे बातें, जब रिवीजन करेंगे तो उन सवालों को लेंगे। और मुश्किल लगता है कि एक दो ही अलग सवाल हो सकते हैं जो और पूछे जाए। अभी तक जितने भी सवाल थे 20-21, उन सवालों के आधार भी वही बनते हैं। दो सवाल बोल रहे हैं तुलना करो, चार सवाल बोल रहे हैं शिल्प दृश्य बताओ, तीन सवाल बोल रहे हैं कि तत्वों के आधार पर बताओ, दो सवाल बोल रहे हैं नामकरण से समझाओ, कुछ सवाल बोल रहे हैं भाषा के दृश्य से समझाओ। तो सवाल वही है, बस शब्द बदल देते हैं। तो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। उपन्यास भी हमने समझ लिया, पर उपन्यास आप पढ़ लेना जैसे भी हो, आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, जब भी हो, पढ़ना थोड़ा, उसके बाद
थोड़ा और करीब जाओगे। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब बंद करते हैं। ठीक है।